हेलो एवरीवन। तो हम सबसे पहले सेक्शन ए सैंपल पेपर का डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है और एक हर क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं इसमें। तो हम सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 0.123 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रेशनल फॉर्म एस। हमें इसको रेशनल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हमें पता है कि 0.123 बार को हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हम अगले स्टेप में इस पॉइंट को बाहर के लेफ्ट साइड लेके आते हैं, ठीक है। तो हमें 2 डिजिट इस पॉइंट को शिफ्ट करना है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100x इक्वल टू 12.3 बार हो गया। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 12.3 333 सो ऑन, क्योंकि 3 के ऊपर बार था मतलब 3 रिपीटेशन में है। 100x इक्वल टू, फिर हमें क्या करना रहता था अगले स्टेप में, इस पॉइंट को बाहर के राइट साइड लेके आना रहता था। और राइट साइड ले आने के लिए हमें कितना डिजिट शिफ्ट करना है, सिंगल डिजिट शिफ्ट करना है, मतलब 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000x इक्वल टू 123.333 सो ऑन, ऐसे चलते जा रहा। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकंड, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 1000x में से क्या माइनस कर देंगे, 100x माइनस कर देंगे। इधर 123.333 सो ऑन में से क्या माइनस कर देना है, 12.333 सो ऑन माइनस कर देना है। तो 0.333 दोनों में जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, 123 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो गया आपका 111। और इधर क्या आ जाएगा आपका, इधर आ गया आपका 900x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 111 अपॉन 900। तो आपका ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग algebraic एक्सप्रेशन इज अ polynomial इन वेरिएबल x। देखो, पॉलिनोमियल तब डिफाइन होता है जब पॉलिनोमियल की जो पावर होती है ना, वो क्या होती है, नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर होती है, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में देखो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये नीचे वाला जो टर्म है एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसको ऊपर भेजूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स की पावर -2। मैंने क्या बोला था, पॉलिनोमियल तब डिफाइन होती है जब पावर निगेटिव में ना हो, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो बी ऑप्शन को देखो, अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स हो गया, एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर -1/2। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी भी पावर देखो निगेटिव आ रही है, ठीक है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 3/2 अपॉन रूट एक्स हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर कितना है, 3/2 अपॉन एक्स, एक्स की पावर 1/2, क्योंकि रूट एक्स को क्या मैं लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 3/2, ये 1/2 अगर ऊपर जाएगा तो -1/2 होगा। मुझे पता है कि जब भी कोई चीज नीचे रहती है उसको मैं ऊपर भेजता हूँ तो साइन चेंज कर देती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 3x, अब देखो 3/2 में से क्या माइनस करना है, 1/2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 2/2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो गया। यहाँ पे देखो दोनों पावर पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों पावर क्या है, पॉजिटिव है और इंटीजर है। और यही पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है कि नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हमारा राइट ऑप्शन। इफ p ब्रैकेट में a कॉमा b लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ए एंड बी। ये कह रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सपोज ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता था मेरा, ये एक्स एक्सिस होती थी, ये वाई एक्सिस होता था। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो एक्स भी पॉजिटिव होता था, वाई भी पॉजिटिव होता था। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव होता था, वाई पॉजिटिव होता था। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होते थे। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक निगेटिव होता था, एक पॉजिटिव होता था, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। कह रहा है कि पी, ये जो पॉइंट है ए कॉमा बी, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ए कॉमा बी, ठीक है। तो ए हमारा क्या है, ए हमारा निगेटिव और बी हमारा क्या है, पॉजिटिव है। ए निगेटिव ये रहा, बी पॉजिटिव ये रहा, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा। पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई एंड पी डैश वाई कॉमा एक्स आर सेम पॉइंट। अच्छा, एक पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई,
एक पॉइंट है पी डैश, ठीक है, उसमें y कॉमा एक्स है, ये दोनों सेम पॉइंट है। अच्छा, दो पॉइंट सेम तभी होंगे जब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल हो, इधर का y कोऑर्डिनेट और इधर का y कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को इक्वल कर दूंगा। x इसके बराबर हो गया y, ठीक है, ये देखो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, और इधर की ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, y इक्वल टू एक्स। अब ध्यान से देखो, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, y को इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखो, इधर अगर y को मैं इस साइड लेके जाऊं तो x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। इक्वेशन हमारी क्या बन के आ रही है, x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, तो x माइनस वाई कहाँ पे है, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डेफिनेशन, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर, लाइन के एंड में क्या होता है, पॉइंट्स होता है, ठीक है। एन एंगल इज 18 लेस देन इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल, द मेजर ऑफ दिस एंगल इज, ठीक है। पहले कंप्लीमेंट्री एंगल देखते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, जिनका सम, दो एंगल का क्या हो जाए सम, दो एंगल का सम अगर 90 हो जाए तो ये क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। सपोज ये कोई एंगल है और ये कोई एंगल है, दोनों का सम क्या हो जाए 90 डिग्री, तो ये दोनों क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल। अगर मैं कहूं कि लेट करूं, एज्यूम करूं फर्स्ट एंगल बी एक्स, लेट फर्स्ट एंगल बी एक्स, पहले एंगल को मैंने एक्स मान लिया सपोज, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एंगल इज 18 लेस देन इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल, ये वाला जो एंगल है ये दूसरे वाले एंगल से कितना कम है, 18 कम है, तो जरूर दूसरा वाला एंगल क्या होगा, उससे 18 ज्यादा होगा। सेकेंड एंगल क्या होगा तब, x प्लस 18 होगा ना, क्योंकि अगर अगर ये x प्लस 18 होगा तभी तो दूसरा वाला एंगल उससे 18 कम है। इसमें से 18 सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो दूसरा वाला एंगल आ जा रहा है हमारा, तो x प्लस 18 हो गया दूसरा एंगल। तो इन दोनों का सम कितना है, 90 है। x प्लस 18 प्लस x इक्वल टू 90, 2x प्लस 18 इक्वल टू 90, 2x इक्वल टू 90 माइनस 18, तो यहाँ पे क्या होगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, 72, 2x इक्वल टू 72, x की वैल्यू क्या होगी 72/2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री आ गई। ये देखो कौन सा एंगल पूछ रहा है, यही वाला, तो x क्या हो गया 36 डिग्री। क्वेश्चन 7 देखो, कैन वी ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC विथ AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AB कितना गिवन है, मुझे 3 सेंटीमीटर गिवन है, BC कितना गिवन है 3.5 सेंटीमीटर गिवन है, CA कितना गिवन है 6.5 सेंटीमीटर गिवन है। मैं ट्राइंगल तभी ड्रॉ कर सकता हूं जब दो साइड का सम तीसरे साइड से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा हो जाए, ठीक है। अगर मैं कहूं AB प्लस BC किससे बड़ा होना चाहिए, CA से बड़ा होना चाहिए, तो मैं देखता हूं AB क्या है 3 सेंटीमीटर, BC क्या है 3.5 सेंटीमीटर, इज ग्रेटर देन 6, CA क्या है 6.5 सेंटीमीटर, तो ऐड किया इन दोनों को, तो 6.5 इज ग्रेटर देन 6.5, ये पॉसिबल नहीं है, ये तो इक्वल है ना, ये ग्रेटर कहाँ है, तो ये कंडीशन को वायलेट कर रहा है। अगर ये कंडीशन को वायलेट कर रहा है तो ये ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। ट्राइंगल तभी बनते हैं जब दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा हो। अब ये क्या कह रहा है, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल देन द अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल देन इट इज अ काइट, क्योंकि ये कह रहा है ना कि क्वाड्रिलेटरल है, इसमें दो जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो आपस में इक्वल है, मतलब अड़ोस पड़ोस वाले साइड्स इक्वल है और अपोजिट साइड्स अनइक्वल है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये काइट की प्रॉपर्टी है। 9 क्वेश्चन देखते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस is 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ वन डायगोनल इज 5 सेंटीमीटर देन अदर डायगोनल क्या होता है। देखो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ अ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ d1 इंटू d2, मतलब डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। एरिया ऑफ रोम्बस 20 दिया है, हाफ डायगोनल 1 कितना है 5 सेंटीमीटर, डायगोनल 2 हमें फाइंड करना है। जो भी चीज नीचे लिखी हुई रहती है वो इक्वल टू के इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि जो चीज डिवाइड में रहती है वो मल्टीप्लाई में हो जाती है, और जो चीज मल्टीप्लाई में रहती है वो डिवाइड में आ जाती है, मतलब ये क्या हो जाएगा नीचे डिवाइड में इक्वल टू d2, 5 1 5, 5 4 20, 4 इंटू 2 8 इक्वल टू d2, डायगोनल 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, इन अ गिवन पेंटागन ABCDE,
ठीक है, ए बी किसके बराबर है, बीसी के बराबर, बीसी किसके बराबर, सीडी किसके बराबर, डी के, डी किसके बराबर है, ए के। मतलब ये ए बी किसके बराबर है, बीसी के, बीसी किसके बराबर, सीडी के, सीडी किसके बराबर है, डी के, डी किसके बराबर है, ई के। ये पांचों चीज क्या है, आपस में इक्वल है। अच्छा ये देखो, ये कॉर्ड है, देखा जाए ये सारे क्या है, कॉर्ड गिवन है। मुझे एक चीज पता है कि अगर कॉर्ड आपस में इक्वल है तो सेंटर पे जो एंगल बनाते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं, इसको इससे ज्वाइन कर दूं, इसको इससे ज्वाइन कर दूं, तो ये जितने भी कॉर्ड है, ये जितने भी कॉर्ड है, ये सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। ये सेंटर पे कितने एंगल, ये सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये भी आपस में बराबर है। अगर मैं एक को भी y मान लूं, सब कुछ अगर मैं इसको y मान लिया, तो ये भी y, ये भी y, ये भी y, और ये भी y, सब y y y हो गया। ठीक है, तो कितने y है, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 y इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 अपॉन 5, डिवाइड करूंगा तो 72 डिग्री आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 72 डिग्री। अगर मैं इस पोर्शन को निकाल के देखूं, इस पोर्शन को ध्यान से देखना, तो ये सेंटर है, ये सर्कल का पॉइंट है, तो ये रेडियस हुआ। ये सेंटर है, ये सर्कल पे एक पॉइंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, ये भी रेडियस हो गया। तो दोनों रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो इनके सामने का भी एंगल जो होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। अगर ये x है तो इसको भी x होना पड़ेगा, इसको भी x होना पड़ेगा। तो अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है, x प्लस वाई, x प्लस वाई। ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 2x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। 2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, 72 इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 72, 2x इक्वल टू 108 डिग्री, x इक्वल टू 108 अपॉन 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 54 डिग्री। The construction of a triangle LMN in which LM is 8 centimeter, angle L is 45, is possible when MN plus LN is। ठीक है, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको आपको एक ट्रायंगल गिवन, ठीक है, उसमें आपको L M N पता है। ठीक है, और LM कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, LM कितना दिया, 8 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है इसका इसका सम क्या होगा। ठीक है, एल एन प्लस एम एन का सम क्या होगा। हमें पता है कि ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होता है, दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होता है। अगर ये 8 सेंटीमीटर गिवन है तो ये दो का जो सम होगा ये क्या होगा, 8 से तो बड़ा होगा। तो ये 8.1 हो सकता है, 8.2 हो सकता है, 8.3 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है। यहाँ पे वेरिएबल आंसर होगा, आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं 9 सेंटीमीटर सपोज भी लिख, ठीक है। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 9 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्वेश्चन 12, द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 25 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू। ध्यान से देखो, ये क्या है, ट्राइंगल है। ठीक है, ये हो गया आपका ए बी सी। ठीक है, ये मान लो 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर, ये 17 सेंटीमीटर मैंने एज्यूम कर लिया। इस एल्टीट्यूड की लेंथ बतानी है जो उसके लॉन्गेस्ट साइड, मतलब इस एल्टीट्यूड की लेंथ बतानी है जो इसके लॉन्गेस्ट साइड पे। तो सबसे पहले मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस तो हमें पता है लेकिन हमें हाइट नहीं पता है, यही हमें फाइंड करना है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, जहां एस की वैल्यू क्या होती है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। तो एस की वैल्यू सबसे पहले काउंट करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। मतलब सपोज ये क्या हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, तो 25 प्लस 12 प्लस 17 बाई 2 हो गया। तो इन सबको ऐड करो, इनको ऐड करने पे कितना आ गया, 54। 54 को 2 से डिवाइड कर दो
तो 2 2 जा 4, 27 आ गया। 54 को 2 से डिवाइड कर दिया, आपका 27 आ गया। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? 27। तो 27, 27 माइनस 25, 27 माइनस 12, 27 माइनस 17। 27 माइनस 25 क्या हो गया? 2 हो गया। 27 माइनस 12 क्या हो गया? 15 हो गया। 27 माइनस 17 क्या हो गया? 10 हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करो तो 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2। 15 क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5। 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 2। अब पेयरिंग बना देते हैं। इन दोनों का पेयरिंग हो गया, इन दोनों का पेयरिंग हो गया, इन दोनों का पेयरिंग हो गया और इन दोनों का पेयरिंग, मतलब सबका पेयरिंग हो गया। पेयरिंग होने के बाद सबको हम बाहर निकाल लेते हैं रूट हटाने के लिए। तो इसमें से एक टर्म बाहर आ गया, इसमें से भी एक टर्म बाहर आ गया, इस 2 में से भी एक टर्म बाहर आ गया और 5 में से भी एक टर्म बाहर आ गया। तो 3 3 जा 9, 9 इंटू 10, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया? 90 इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हम 25 लेंगे, लॉन्गेस्ट साइड पर हमें एल्टीट्यूड पूछा है और हाइट हमें फाइंड करनी है, ठीक है। जो चीज डिनोमिनेटर में होती है वो क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। 90 इंटू 2 इक्वल टू 25 इंटू एच हो गया। अब 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 18 2 जा 36 अपॉन 5 इक्वल टू एच। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36 अपॉन 5। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 36 1, 5 2 जा 10। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? 7.2 आ गई इस क्वेश्चन में। अब इसके सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू डैश टाइम्स द लेंथ ऑफ साइड। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल है सपोज ये ए ये ए ये ए, तो पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड होता है ए प्लस ए इक्वल टू 3a, मतलब 3 टाइम्स द साइड हो गया। कितना हो गया? 3 टाइम्स द साइड हो गया। of a solid is the amount of space enclosed by the bounding surface। वॉल्यूम होगा यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड इज द अमाउंट ऑफ स्पेस enclosed by the bounding surface। डैश इज द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस। मीडियन से हम मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन फाइंड करते हैं। मीडियन इज द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। एक्टिविटी विच रिजल्ट इन अ वेल डिफाइंड एंड इज एन एक्सपेरिमेंट कहते हैं उसको। व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल? जीरो पॉलिनोमियल की बेसिकली डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इसके पीछे का रीजन मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि होता क्या है जीरो पॉलिनोमियल, सपोज मैं एक पीएक्स पॉलिनोमियल पीएक्स इक्वल टू जीरो कर लिया, ये क्या है? एक जीरो पॉलिनोमियल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? जीरो इंटू एक्स की पावर 1, और क्या लिख सकता हूँ? जीरो इंटू एक्स की पावर 2, जीरो इंटू एक्स की पावर 3। तो इसकी देखो डिग्री वेरी करी, कभी 1 कभी 2 कभी 3। क्या होता है? इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच लाइज एट a distance of x unit from x axis and y unit from y axis। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। एक पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है। ये कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ x यूनिट फ्रॉम x एक्सिस, ये कितनी दूरी पे है? x यूनिट दूरी पे है, ठीक है। और ये y यूनिट दूरी पे है फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से कितनी दूरी पे है? ये y यूनिट दूरी पे है। तो ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, पॉइंट्स के मुझे कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो सबसे पहले हम x एक्सिस के डिस्टेंस को लिखते हैं, फिर y एक्सिस के डिस्टेंस को लिखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले x एक्सिस को डिस्टेंस को लिखेंगे, यहाँ पे y एक्सिस को डिस्टेंस को लिखेंगे। तो x एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है? y है। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? y एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है? ये है पूरा y एक्सिस। y एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है? x है। तो x, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया? y कॉमा x हो गया, उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, ठीक है। अभी कह रहा है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, फाइंड द लेंथ ऑफ QR। ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके? PQR के। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं
तो हम CP/CT से उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को भी इक्वल दिखा सकते हैं। तो AB किसके बराबर होगा? PQ के बराबर होगा, ठीक है। और ये QR किसके बराबर होगा? BC के बराबर होगा। ये QR किसके बराबर होगा? BC के बराबर होगा। तो QR इक्वल टू BC हम CP/CT से लिख सकते हैं। तो BC कितना है? 4 सेंटीमीटर, मीन्स QR भी कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। 19%। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 38808 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना गिवन है? 38808, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 38808। तो हमें पता है जो चीज डिनोमिनेटर में होती है वो इक्वल टू के ऊपर चली जाती है, और जो चीज न्यूमरेटर में होती है वो इक्वल टू के नीचे चली जाती है, ठीक है। 38808 इंटू 3 हो गया, और ये 4 पाई नीचे आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो चीज ऊपर लिखी रहती है वो नीचे चली जाती है, और जो चीज नीचे लिखी रहती है वो ऊपर चली जाती है मल्टीप्लाई में, ठीक है। आर क्यूब इक्वल टू 38808 इंटू 3। 4 पाई का मीन्स 4 इंटू पाई का 22/7 हो गया। तो आर क्यूब इक्वल टू 38808 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 22। इस 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 38808 इंटू 7 3 जा 21, और नीचे कितना हो गया? 88 हो गया। अब जब आप 88 से इसको डिवाइड करोगे, 88 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 441 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। 441 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, मतलब 88 1 जा 88, 88 को 441 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। मीन्स 441 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 21 से। 441 देखो, 441 को 21 इंटू 21 ले सकते हो, और ये आगे भी 21 एक गिवन है, मतलब आपका आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? 21 इंटू 21 इंटू 21। तो इधर से मैं क्यूब हटाऊंगा तो इधर क्यूब रूट लग जाएगा, 21 इंटू 21 इंटू 21। अब इसमें क्या करते हैं, जब भी क्यूब रूट लगता है तो 3 3 का हम पेयर बना लेते हैं। तो इधर 3 का पेयर आप ऑलरेडी बन चुका है, 3 का पेयर बन चुका है, तो इसमें से क्या होगा? एक टर्म बाहर आ जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है? फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। रेंज, रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस कर देनी रहती है। मैक्सिमम वैल्यू में से क्या माइनस कर देना है? मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देना है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है। सबसे मैक्सिमम वैल्यू अभी तक मुझे 25 दिख रही है इतने में, ये 30 हो गई, 32, 32। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? 32। मिनिमम वैल्यू सर्च करेंगे, अभी तक 10 दिखा, 6 दिखा, 6 है क्या मिनिमम वैल्यू? मतलब माइनस कर देंगे, 32 में से 6 माइनस कर दोगे क्या हो जाएगा? 26 हो गया आपका आंसर। सेक्शन बी में आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स ईच। तो पहला क्वेश्चन सेक्शन बी का, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। लिखा है हमारे पास √2a² प्लस 2√6। 2√6 को क्या मैं लिख सकता हूँ? √6 प्लस √6ab प्लस 3b² हो गया। अब एक चीज ध्यान से देखो कि 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, ठीक है। 3 को क्या मैं लिख सकता हूँ? √3 इंटू √3। तो यहाँ पे मैं इस 2 को क्या लिख सकता हूँ? √2 इंटू √2a² प्लस √6ab प्लस √6ab प्लस √3 इंटू √3b²। ऐसे स्प्लिट करके मैं हर चीजों को लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगले स्टेप में मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 इंटू √2a²। √6 को क्या लिख सकते हैं हम? √6 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √3, ठीक है। तो √2 इंटू √3ab प्लस √2 इंटू √3ab प्लस √3 इंटू √3b²। ये रूट चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप पेयरिंग कर दो, दो दो का पेयर बना लो, इन दो का एक साथ, इन दोनों का एक साथ पेयर कर लो, ठीक है। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में √2 दोनों में कॉमन आ रहा है, और
ए यहां से कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। तो √2a कॉमन आ रहा है, √2a कॉमन आ गया, तो बचा क्या? √2a बचा, और इधर क्या बचा? √3b बच गया, ठीक है। अगर मैं यहां से कॉमन लूंगा तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है? यहां से अब ध्यान से देखो, एक √3 और एक b इधर से भी, एक b इधर से भी, तो √3b कॉमन आ रहा है, ठीक है, प्लस √3b कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? √2a प्लस √3b। अब देखिए क्या है, अब ये वाला टर्म पूरा √2a प्लस √3b, √2a प्लस √3b दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो इसको बाहर निकाल लिया, √2a प्लस √3b। तो बचा क्या? ये वाला टर्म इधर से बचा, ये वाला टर्म इधर से बचा, और बीच में प्लस की साइन, मतलब √2a प्लस √3b बच गया आपका। अब आगे क्या है देखो, यहाँ से √2a प्लस √3b, इधर भी √2a प्लस √3b, तो √2a प्लस √3b का ये होल स्क्वायर हो गया। अब मुझे पता है किसी भी चीज के ऊपर जैसे √a अगर लिखा हो तो a की पावर 1/2 हो जाता है, तो इसकी भी पावर क्या होगा? √2a प्लस √3b का होल स्क्वायर है, तो इसकी भी पावर क्या है? 1/2 हो जाएगी, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया? √2a प्लस √3b हो गया, इसको सिंप्लीफाई करने पे। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है? 4 प्लस √6 अपॉन 4 माइनस √6, 4 माइनस √6 अपॉन 4 प्लस √6 है, तो 4 प्लस √6 अपॉन 4 माइनस √6, इधर क्या है? 4 माइनस √6 अपॉन 4 प्लस √6 है, ठीक है। आप एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेते हैं? इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं वो काम करूंगा, 4 प्लस √6 से इस वाली चीज को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 प्लस √6, बीच में क्या है? प्लस। 4 माइनस √6 से क्या करूंगा? इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4 माइनस √6 इंटू 4 माइनस रूट, नीचे आपस में इन दोनों का होगा 4 माइनस √6 इंटू 4 प्लस √6। ऊपर ध्यान से देखो तो ये दोनों सेम टर्म है, 4 प्लस √6, 4 प्लस √6, तो 4 प्लस √6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखो 4 माइनस √6, 4 माइनस √6, 4 माइनस √6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर होगा। नीचे क्या है? नीचे ध्यान से देखो, a माइनस बी, ए प्लस बी, आपको दिख रहा है a माइनस बी जैसा और a प्लस बी जैसा, ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16, √6 का स्क्वायर क्या होगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक आइडेंटिटी आप नहीं याद कर लो, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है, दोनों आपको पता है, इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा? 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इस फॉर्मेट दिख रहा है हमें, तो ये क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, मीन्स 2 टाइम्स a स्क्वायर, मीन्स 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मीन्स √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, अपॉन नीचे 10 हो जाएगा, तो 2 इंटू 22 अपॉन 10 हो गया, तो 44 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 4.4 हो जाएगा। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हम ये ट्रायंगल देखते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल में क्या है? ये एक एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। हमें पता है किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है।
तो ये इस ट्रायंगल का ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर। मतलब अगर मैं एंगल सी की बात करूं तो एंगल सी क्या हो जाएगा, 45 प्लस 30 डिग्री। तो 45 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 55, 65 एंड 75 हो गया। एंगल सी क्या हो जाएगा, 75। अब इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में ये क्या एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। मतलब कि एक्स किसके बराबर होगा, एंगल सी प्लस एंगल डी। एंगल सी क्या है, 75 डिग्री। एंगल डी क्या है, 20 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, 95 डिग्री। इन द गिवन फिगर, if BC equal to 2.6, then find 2BD plus BC by 2। अब हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल हमें ये दिख रहा है और दूसरा ट्रायंगल हमें ये दिख रहा है। दो ट्रायंगल हमारे पास है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, दोनों में देखो AB क्या है, कॉमन है। AB इक्वल टू AB कॉमन, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, AC किसके बराबर है, AD के बराबर है। और ये वाला एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल DAB। तो कोई एक ट्रायंगल को आप पिक कर लो, सपोज इस ट्रायंगल को पिक कर लिया, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, या इधर से आप देखो इस ट्रायंगल को अगर मैं पिक कर रहा हूं तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बाई साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ABC is congruent to ट्रायंगल ABD। अगर दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो यहाँ का BC किसके बराबर होगा, BD के बराबर हो जाएगा। BC इक्वल टू BD, CP CT से BC किसके बराबर हो जाएगा, BD के बराबर हो जाएगा। और BC कितना है, 2.6 है, मतलब BD भी क्या हो जाएगा, 2.6। मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, 2.6 से बराबर हो जाएगा। तो 2 इंटू BD जगह क्या है, 2.6 प्लस BC क्या है, 2.6 अपॉन 2। इसको सॉल्व करूंगा तो 5.2 प्लस 1.3, 6.5 आ गया। इन दोनों को ऐड करना। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 बाई 9 इज डिवाइडेड बाई 3x माइनस 4। कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 बाई 9 इज डिवाइडेड बाई 3x माइनस 4। तो 3x माइनस 4 को इक्वल टू 0 पुट कर दो तो 3x इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3 हो गई। मेरा पॉलिनोमियल क्या है, px इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 अपॉन 9 है। जहां जहां x रहेगा वहां वहां मुझे क्या रखना है, 4/3। तो p ऑफ 4/3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4/3 का होल क्यूब माइनस 6 इंटू 4/3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4/3 माइनस 7/9 हो गई। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू 4/3 का होल क्यूब, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 माइनस 6 इंटू 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 4 माइनस 7 अपॉन 9 हो गया। ये 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 64 अपॉन 9 माइनस 16 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6 6 जा 36, 3 कैरी 96 अपॉन 9 प्लस 4 माइनस 7 अपॉन 9 हो गया। तो सबका एलसीएम क्या कर लो, 9 कर लो, सबका एलसीएम 9 हो गया। 64 माइनस 96 प्लस यहाँ पे नीचे 1 है तो 1 9 जा 9, 9 4 जा 36 माइनस 7। इस पोर्शन को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 32 प्लस 36 माइनस 7 अपॉन 9 हो गया। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 32 प्लस 36 माइनस 4। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस 32 प्लस 36, 4 माइनस 7 अपॉन 9 हो गया, माइनस 3 अपॉन 9। 3 वन जा 3, 3 3 जा 9। तो इसका आंसर आ जाएगा -1/3। मतलब रिमाइंडर क्या आएगा आपका, -1/3 आएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच लाई ऑन
एक्स एक्सिस बोथ। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर मैं कहूं कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट मैं पिक करता हूं तो उसके वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जीरो होंगे। मतलब एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट मैं पिक करूंगा उसके वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जीरो होंगे, क्योंकि वो एक्स पे चल रहा है। अगर मैं वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पिक करता हूं तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट उसके जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है विच लाई ऑन बोथ एक्स एक्सिस, ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे भी लाई कर रहा है और वाई एक्सिस पे भी लाई कर रहा है। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, जो कि 0,0 होता है। ठीक है, ये फर्स्ट आंसर ये रहा। whose abscissa is 2 and which lie on x axis। अगर मैं कहूं कि x axis पे कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका क्या होगा, y वाला कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, और ये कह रहा है एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा इज 2। एब्सिसा x एक्सिस को कहते हैं, x एक्सिस पे 2 है तो ये x एक्सिस पे 2 डिस्टेंस यहाँ पे होगा, और y एक्सिस हमेशा जीरो होता है क्योंकि पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं, पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा। और x कोऑर्डिनेट हमें क्या रखना था, क्वेश्चन में गिवन है 2, तो 2,0। The side of a rectangular field are 51 meter, 37 meter and 20 meter. Find the number of flower beds that can be prepared if each bed is occupy 9 meter square of space. एक ट्रेंगुलर फील्ड है, सपोज ये वो ए, ये बी, ये सी हो गया। ये 51 मीटर, ये 37 मीटर, ये 20 मीटर। तो ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, मैंने पॉइंट रख लिया। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू 51, बी की वैल्यू 37, सी की वैल्यू 20। तो सेमी पेरीमीटर एरिया निकालने के लिए क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 51 प्लस 37 प्लस 20 बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 108/2। तो ये कितना हो गया, 54 हो गया। एस की वैल्यू आ गई 54, तो पुट कर दो 54 इंटू 54 माइनस ए 51, 54 माइनस बी 37, 54 माइनस सी 20। तो 54 इंटू 54 माइनस 51 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या आएगा 17 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 34 आ जाएगा। 54 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 जा 9, 9 से 27, 27 2 जा 54 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 34 को क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब पेयरिंग करते हैं, इसका इसका पेयरिंग हो गया, इन दोनों का पेयरिंग हो गया, इन दोनों का पेयरिंग हो, इन दोनों का, मतलब सबका पेयरिंग हो, और एक एक करके फिर अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे। तो ये 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, ये 2 आ गया और ये 17 आ गया। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा एरिया आ जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर एरिया आएगा। कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर बेड दैट कैन बी प्रिपेयर्ड इफ ईच बेड इज 9 मीटर स्क्वायर। हर बेड कितना है, 9 मीटर स्क्वायर का। तो नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स हमें बताने हैं, नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स हमें बताने हैं। तो हमें क्या करना है कि जितना आपका एरिया आया है उससे क्या कर देना है, एक फ्लावर बेड का जो एरिया उसको डिवाइड कर देना है, मतलब 9 से मुझे डिवाइड कर देना है। तो ये 3 3 जा 9 होता है, 3 1 जा 3 होता है, तो हमारा आ गया 17 2 जा 34, 34 फ्लावर बेड्स हो जाएंगे। इसका और वाला पार्ट देखते हैं हम। टू सिलेंड्रिकल वेसल हैव देयर बेस रेडियाई 16 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। If the height are 8 centimeter, 16 centimeter respectively, find the ratio of volume. Volume of cylinder का फॉर्मूला क्या होता है, volume of cylinder पाई आर स्क्वायर एच है। हमारे पास दो सिलेंडर है, ये मान लो रेडियाई 1, ये रेडियाई 2 गिवन है, और ये हाइट 1, ये हाइट 2 गिवन है। एक सिलेंडर 1 है, एक सिलेंडर 2 है। ठीक है, तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम का मुझे रेशियो निकालना है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 को किससे डिवाइड करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 से हमें डिवाइड कर देना है। तो सिलेंडर 1 का फॉर्मूला क्या होगा, पाई R1 का स्क्वायर H1 अपॉन सिलेंडर 2 का पाई
उसमें R2 का स्क्वायर H2, क्योंकि उसमें हाइट 2 है और रेडियस 2 है, लिया गया है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। R1 क्या है? 16 का स्क्वायर इंटू H1 क्या है? 8। नीचे क्या है? 8 का स्क्वायर, H2 क्या है? 16। इसको एक्सपेंड करके लिख दूंगा तो 16 इंटू 16 इंटू 8 अपॉन 8 इंटू 8 इंटू 16। ये 16 से ये 16 कैंसिल, ये 8 से ये 8 कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 2 अपॉन 1। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 इज टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 क्या आ जा रहा है? 2 इज टू 1। सेक्शन सी में आपके 8 क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स ईच। इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज एंड देयर करस्पॉन्डिंग प्राइजेस। नंबर ऑफ शूज गिवन है 1 2 3 4 5 6। करस्पॉन्डिंग प्राइजेस इन 100, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000। ठीक है। प्लॉट दीज एज ऑर्डर्ड पेयर एंड ज्वाइन देम। व्हाट टाइप्स ऑफ ग्राफ डू वी गेट? तो आपके सामने ये ग्राफ दिख रहा होगा, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट कर दिया है? नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज। और वाई एक्सिस पे हमने प्राइजेस प्लॉट किए हैं इन 100। अब देखो ये क्या है? एक्स एक्सिस पे 1 है, वाई एक्सिस पे 5 है। तो एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 5, तो ये पॉइंट हो गया। फिर एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 10, एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 10, तो ये पॉइंट हो गया। फिर एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 15, 3 और ये 15, इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो ये पॉइंट आ गया। ऐसे ही 4 और 20, एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 20, इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो ये पॉइंट आ गया 4,20। फिर एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे 25, एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे 25, तो ये पॉइंट आ गया 630। एक्स एक्सिस पे 6, वाई एक्सिस पे 30, तो इन दोनों को जब ज्वाइन में करूंगा तो ये पॉइंट आ गया 630। ठीक है। अब देखो एक पॉइंट आपका ये है, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां पॉइंट ये। इन सबको अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक है। तो ये कह रहा है व्हाट टाइप्स ऑफ ग्राफ डू वी गेट? स्ट्रेट लाइन। और हमने ये प्लॉट कर दिया है। ठीक है। ऐसे ही प्लॉट करना है आपको। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन x plus 2y equal to 8 and find the point on the graph where abscissa is twice the value of ordinate। abscissa क्या होता है? x एक्सिस होता है। ordinate क्या होता है? y एक्सिस होता है। x एक्सिस, ordinate क्या होता है? y एक्सिस। ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है। आपको इक्वेशन क्या है? x plus 2y equal to 8 गिवन है। तो आपके सामने ये इक्वेशन दिख रही है। इसमें सबसे पहले मैं x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ। अगर x की वैल्यू में 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2y इक्वल टू 8। तो 2y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8/2 विच इज इक्वल टू 4 हो गया। अगर मैं x की वैल्यू अब 8 रख देता हूँ तो 8 प्लस 2y इक्वल टू 8, 2y इक्वल टू 8 माइनस 8, 2y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0/2 विच इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं x की वैल्यू 8 रखता हूँ तो मेरा y क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो y क्या आ रहा है? मेरा 4 आ जा रहा है। अब मैं अगर x की वैल्यू सपोज 6 रख देता हूँ, x इक्वल टू 6, तो 6 प्लस 2y इक्वल टू 8, 2y इक्वल टू 8 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 2, 2y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2/2 विच इज इक्वल टू 1। अब मैंने इसको प्लॉट कर दिया। मैंने x की वैल्यू 0 ली थी तो y कितना आया? 4। x की वैल्यू 0 ली, y 4 आया। x की वैल्यू 8 ली तो y 0 आया। x की वैल्यू 8 ली तो y 0 आ गया। x की वैल्यू 6 ली तो y 1 आ गया। x की वैल्यू 6 ली तो y 1 आ गया। ठीक है। अब इसको मुझे ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। अब मैंने ग्राफ में क्या किया? प्लॉट कर दिया। x एक्सिस पे देखो 0 है, y एक्सिस 4 है। x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 4, ये पॉइंट आ गया। ठीक है। x एक्सिस पे 8, y एक्सिस पे 0, x एक्सिस पे 8 हो गया और y एक्सिस पे 0, तो ये पॉइंट आ गया 8,0। x एक्सिस पे 6, y एक्सिस पे 1, तो 6
एक्स एक्सिस पे 6, वाई एक्सिस पे 1, तो ये पॉइंट आ गया 6,1। तो ये आपका ग्राफ पे प्लॉट हो गया ऐसे, और इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे भी बन रहा है आपका। अब क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि एब्सिसा इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट। एब्सिसा इज मींस इक्वल टू ट्वाइस द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, तो x इक्वल टू 2y। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, इसको क्या करूंगा इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। तो x प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स है, x प्लस टू वाई इक्वल टू 8 है, तो इसकी जगह x की जगह मैं क्या रखूंगा 2y, तो 2y प्लस टू वाई इक्वल टू 8, तो 4y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 8y 4 विच इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अगर y की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आपकी आ जाएगी। तो मीन्स 4,2 पॉइंट हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में पूछा ना फाइंड द पॉइंट, तो 4,2 पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर फाइंड x इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये रहा आपका ए बी, ए बी किसके पैरेलल है सी डी के पैरेलल है। यहाँ पे क्या किया गया है कि ए बी को एक्सटेंड कर दूंगा, मैं ए बी को एक्सटेंड कर दिया, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे कहीं मीट करा है, इसको मैं एफ पॉइंट मान ले रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि ए बी किसके पैरेलल है सी डी के पैरेलल है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब मैं ए बी को ही एक्सटेंड करके ये ए एफ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो एफ बी भी किसके पैरेलल हो जाएगा सी डी के पैरेलल हो जाएगा। अब यहां से ये लीनियर पेयर से 180 हो रहा है, दिस प्लस दिस का सम कितना हो जाएगा 180। अगर मैं इसको y मान लेता हूं तो y प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, तो y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 डिग्री, मतलब y आपका 80 डिग्री आ गया। अब एक चीज और, ये लाइन पूरी इसके पैरेलल है, तो ये जो लाइन इन दोनों को कट करेगी ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है और ये आपस में इक्वल होता है। तो अगर ये 110 है तो इसको भी 110 होना पड़ेगा, तो इसको मैं सपोज P मान लेता हूं, तो एंगल P इक्वल टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये आप कह सकते हो। इसको मैं अब Q मान लो, इसको Q मान लो, तो आप ये कह सकते हो कि P प्लस Q इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। एंगल P आपका कितना है 110 डिग्री प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल Q क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल Q कितना आ गया आपका 70 डिग्री, और मुझे पता है किसी भी ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल X प्लस एंगल Q प्लस एंगल Y इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो एंगल X एंगल Q कितना है 70 डिग्री, एंगल Y कितना है 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल X प्लस 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल X इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। In an isosceles triangle ABC with AB equal to AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O so that OB equal to OC. Second part AO bisect angle A. मुझे ये गिवन है कि AB किसके बराबर है AC के बराबर है। अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल को ध्यान से देखूं तो ये मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है, तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल आपस में इक्वल होगा, ए बी इक्वल टू ए सी, हेंस एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। क्यों ऐसा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब दोनों चीज आपस में इक्वल है तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, एंगल सी बाई 2 इक्वल टू एंगल बी बाई 2। और क्वेश्चन में गिवन है कि ये लाइन क्या है एंगल बी का बाइसेक्टर है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल है। ये लाइन क्या है एंगल सी का बाइसेक्टर, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट आपस में
इक्वल है। तो एंगल सी बाई टू की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, एंगल सी बाई टू की जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल ओ सी बी। ये ओ सी बी ये वाला पार्ट लिख सकता हूँ। और एंगल बी बाई टू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला पार्ट लिख सकता हूँ, इक्वल टू एंगल ओ बी सी। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल है। अगर मैं इस ट्रायंगल को ध्यान से देखूं तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। अगर एंगल इक्वल रहते तो उनके सामने की जो साइड्स होती हैं वो भी क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि ओ बी किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन ट्रायंगल AOB and triangle AOC. AO equal to AO common in both, common in both. AB किसके बराबर है, AC के बराबर है, ये गिवन है। ठीक है। और मैंने अभी क्या प्रूफ किया था, OB इक्वल टू OC, प्रूव्ड अर्लियर। तो ट्राइंगल AOB is congruent to triangle AOC by साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे मैं सीपीसीटी का यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं पैटर्न देखूं ओ ए बी, तो यहाँ पे पैटर्न ओ ए सी। एंगल ओ ए बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ओ ए सी के बराबर हो सकता है सीपी सी टी से। तो ओ ए बी मीन्स ये वाला एंगल, ओ ए सी मीन्स ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर है। अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए तो मैं ये कह सकता हूं कि AO जो है ये पूरे एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा है। हेंस AO बाइसेक्ट एंगल A। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। यहाँ पे देखो ये कॉर्ड है, इससे देखो ये एंगल सबटेंड हो रहा है और इसी कॉर्ड से ये एंगल सबटेंड हो रहा है। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि मुझे पता है कि एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो अगर ये x है तो इसको भी x होना पड़ेगा, तो ये भी x हो जाएगा। ये डायमीटर है सर्कल का और हमें पता है एंगल इन द सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। मतलब जब भी डायमीटर से मैं कोई भी एंगल बनाता हूँ सेमी सर्कल पे तो हमेशा क्या होता है 90 डिग्री। तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। अब इस ट्रायंगल को अगर मैं देखता हूँ तो ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 3x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 3x इक्वल टू 90 डिग्री। x इक्वल टू 90 डिग्री बाई 3 कैंसिल करूंगा तो 30 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आएगी 30 डिग्री। The area of parallelogram ABCD is 90 centimeter square. Find area of parallelogram ABEF। ये देखो ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये सेम बेस से ये पैरेललोग्राम एक बन रहा है और उसी बेस से एक पैरेललोग्राम ये बन जा रहा है। दो पैरेललोग्राम जब जब भी सेम बेस से बनते हैं तो उनका एरिया क्या होता है आपस में इक्वल होता है। मतलब ये भी कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ABD इसका एरिया पूछा है। तो मैं ध्यान से देखता हूं, हमें अभी पता चल गया कि ABEF का एरिया कितना है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेम बेस से एक ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहा है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और इस ट्रायंगल में एक रिलेशन होता है। रिलेशन ये होता है कि पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ कर दूंगा तो किसका एरिया आ जाएगा, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। मतलब 90 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो किसका एरिया आ जाएगा, ट्रायंगल का एरिया। 90 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ये जो ट्रायंगल है और ये जो एक जो पैरेललोग्राम है इन दोनों का बेस देखो सेम है। ठीक है।
ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का बेस क्या है, सेम है, और दोनों क्या है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है। तो ये जो ट्राइंगल का एरिया होगा ये पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा, मतलब पैरेललोग्राम के एरिया को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो सेम आंसर इसका भी होगा। पैरेललोग्राम का एरिया क्या है, 90, उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका भी एरिया आ जाएगा। Find the ratio of curved surface area of two cone if the diameter of their base are equal and slant height are in the ratio of 3:4। मेरे पास दो कोन है, एक कोन 1 है, एक कोन 2 है। डायमीटर दोनों का क्या है, सेम है। डायमीटर दोनों का मैं सपोज इसका भी डी मान ले रहा हूँ, इसका भी डायमीटर क्या कर ले रहा हूँ, डी मान ले रहा हूँ, ठीक है। डायमीटर दोनों का सेम है। तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ होगा, रेडियस क्या होगा, d/2। इसका भी रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ होगा, तो d/2 हो गया। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट को हम L से दिखाते हैं। स्लैंट हाइट क्या गिवन है, स्लैंट हाइट आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। मैं बताया था जब भी रेशियो का क्वेश्चन रहता है आप सिंपली मान लिया करो कि स्लैंट हाइट का रेशियो कितना गिवन है। स्लैंट हाइट का रेशियो गिवन है 3:4। तो आप फर्स्ट कोन का स्लैंट हाइट मान लो 3x और सेकंड कोन का स्लैंट हाइट क्या मान लो 4x। तो इसका 3x मान लो और सेकंड कोन का स्लैंट हाइट हो जाएगा वो 4x मान लो। CSC ऑफ कोन 1 अपॉन CSC ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन 2, पाई आर एल फॉर्मूला होता है, तो पाई आर L1 इधर क्या होगा, पाई आर L2, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। L1/L2, L क्या है, L1 क्या है 3x है, L2 क्या है 4x है, x से x कैंसिल हो गया तो 3:4। मतलब CSC ऑफ कोन 1 इज टू कोन 2 3:4 के रेशियो में। The side of a triangle are x, x plus 1, 2x minus 1 and its area is x under root 10. Find the value of x। मुझे सपोज ये a मान लिया, मैं इसको b मान लिया, इसको c मान लिया, तो s इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। तो 4x, ये प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो, 4x बाई 2, इसको 2 से कैंसिल करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो s की वैल्यू क्या आ गई, 2x आ गई। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। एरिया में क्या गिवन है, x√10 इक्वल टू अंडर रूट एस क्या है 2x, 2x माइनस ए क्या है x, s माइनस बी मीन्स 2x माइनस x माइनस 1, s माइनस सी मीन्स 2x माइनस 2x प्लस 1 हो गया। x√10 इक्वल टू 2x इंटू 2x माइनस एक्स एक्स हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 2x माइनस एक्स एक्स हो गया और माइनस 1 x माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इंटू 1 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर इंटू 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स माइनस 1 हो गया। ये एक्स स्क्वायर इधर x इंटू एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। 10 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1, 2 से कैंसिल करूंगा तो 5 टाइम्स में होगा, 5 इक्वल टू एक्स माइनस 1। इट इम्प्लाइज दैट माइनस 1 को लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा तो 6 इक्वल टू एक्स आ जाएगा, माइनस 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अ बैट्समैन इन हिज 12th इनिंग मेक्स a score of 63 run and thereby increase his average score by 2। What is his average after the 12th inning? एक बैट्समैन है, उसने 12th इनिंग में 63 रन बनाए थे और उसका एवरेज स्कोर जो था 12th इनिंग में 2 बढ़ गया था, ठीक है, इंक्रीज बाई 2। लेट द एवरेज स्कोर इन 12th इनिंग बी एक्स। 12th इनिंग में एवरेज स्कोर जो था वो एक्स था। एवरेज स्कोर इन 11th
इनिंग्स, बी x-2, क्योंकि ये कह रहा है ना कि 12th इनिंग में एवरेज स्कोर क्या है, बढ़ गया था कितना, 2। अगर ये x-2 था 11th इनिंग में और ये 12th इनिंग में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 60 रन, ये क्या कह रहा है कि 63 रन बनाने के बाद जो उसका एवरेज स्कोर था 12th इनिंग में, वो बढ़ गया था कितना, बाई 2। मतलब 11th इनिंग में अगर 2 कम रहा होगा तभी 12th इनिंग में क्या हो गया होगा, 2 बढ़ गया होगा। अगर मैं कहूं कि 11th इनिंग में मैं x-2 ले लूं, तो इसमें अगर मैं 2 ऐड कर दूंगा तभी तो 12th इनिंग आ जाएगा। तो एवरेज स्कोर क्या है 11th इनिंग में, x-2 है। इसमें अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो 12th इनिंग का एवरेज स्कोर मेरा आ जा रहा है। टोटल रन्स इन 12th इनिंग, टोटल रन कितने होंगे होंगे 12x हो गए होंगे, 12 इंटू एक्स। अगर मैं आपसे यही पूछूं कि टोटल रन्स इन 11th इनिंग कितना हो गया होगा, तो 11 इंटू एवरेज x- इक्वल टू 11x-22। तो उसने कितने 11th टोटल रन कितने बनाए 11th इनिंग में, इतने रन बनाए। और 12th इनिंग में टोटल रन कितने बनाए, 12x बनाए। तो अगर मैं 12th इनिंग के रन को माइनस कर दूं 11th इनिंग के रन से, तो मुझे एग्जैक्टली ये पता चल जाएगी कि 12th इनिंग में कितने रन बने हुए थे। रन्स इन 12th इनिंग कैसे निकलेगा, तो 12x में से क्या माइनस कर दूंगा, 11x-22। तो ये क्या हो जाएगा, 12x माइनस 11x प्लस 22, तो x प्लस 22। ये 12th इनिंग का जो है स्कोर है। और 12th इनिंग में स्कोर कितने थे, 63 रन उसने बनाए थे। तो x प्लस 22 किसके बराबर हो जाएगा, 63 के बराबर होगा। तो x इक्वल टू 63 माइनस 22, 41 आ जाएगा आंसर अपना। A dice is rolled 300 times and following outcome are recorded. Find the probability of getting more than 4 less than 3। तो probability का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, probability favorable outcome अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब देखो इसमें किसकी बात हो रही है, मोर देन 4, मोर देन 4। तो फेवरेबल में मोर देन 4 मीन्स 5 और 6 की बात हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 4, तो 5 और 6 की बात हो रही है। तो फेवरेबल अपॉन टोटल, टोटल हमें पता है कितने 300 टाइम्स है, ठीक है। और फेवरेबल में क्या हो जाएगा 60 प्लस 30, जो कि 60 प्लस 30 जो कि हो गया 90 अपॉन 300। इसको कैंसिल करना है ना, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, तो 3 अपॉन 10। ये प्रोबेबिलिटी हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 3, लेस देन 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 से कम। तो टोटल तो मुझे 300 पता ही ऑलरेडी, 3 से कम क्या हो जाएगा, 3 से कम 2 हो गया और 1 हो गया। तो 42 और 60, 42 प्लस 60, 102 अपॉन 300। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गया, 102 अपॉन 300। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सिंप्लीफाई दिस, इस पूरे टर्म को हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो x इक्वल टू -3 अपॉन √3 प्लस √2 माइनस 3 √2 अपॉन √6 प्लस √3 प्लस 4 √3 अपॉन √6 प्लस √2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक टर्म आपको दिख रहा है, ये दूसरा टर्म आपको दिख रहा है, ये तीसरा टर्म दिख रहा है। इसको हम पार्ट बाय पार्ट रेशनलाइज करेंगे। ये जो डिनोमिनेटर में चीजें लिखी हुई हैं, इसी से हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज करके। तो -3 अपॉन √3 प्लस √2, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, √3 माइनस √2। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -3 √2 अपॉन √6 प्लस √3। तो मैं ऊपर नीचे √6 माइनस √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, प्लस 4 √3 अपॉन √6 प्लस √2।
तो मैं ऊपर नीचे √6 माइनस और √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। अब यहाँ पे इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखो, a प्लस बी और a माइनस बी लिखा होता है कहीं भी, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी a प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। -3 इंटू √3 माइनस √2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, और बीच में माइनस सिंबल रहता है। यहाँ पे आइडेंटिटी में देखो, यहाँ पे बीच में क्या लिखा है, माइनस। -3 √2, √6 माइनस √3। डिनोमिनेटर में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, √6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 हो गया, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, और बीच में क्या होगा, माइनस इन दोनों के, प्लस 4 √3, √6 माइनस √2 हो गया। यहाँ पे भी देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो √6 का स्क्वायर 6 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, बीच में माइनस का सिंबल। तो यहाँ पे क्या आ गया, -3 इंटू √3 माइनस √2 अपॉन 1, -3 √2 अपॉन √6 माइनस √3 अपॉन 3, प्लस 4 √3, √6 माइनस √2 अपॉन 4 हो गया। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, -3 √3 प्लस 3 √2 हो गया। -√2 से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो √12 हो जाएगा, प्लस √6 हो जाएगा, प्लस √18 हो जाएगा, -√6 हो जाएगा, प्लस √6 -√6 कैंसिल हो गया, -3 √3 प्लस 3 √2 हो गया। 12 क्या लिख सकता हूँ, 2 √3 लिख सकता हूँ, प्लस 18 हो गया। यहाँ पे क्या, -3 √3 है, यहाँ पे -2 √3 है, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो -5 √3 हो गया, प्लस 3 √2 हो गया। √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 √2 लिख सकता हूँ। अब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या होगा, -5 √3 प्लस 6 √2 आपका आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पे। If polynomial x³ plus ax² plus bx plus 6 has x minus 2 as a factor and leaves the remainder 3 when divided by x minus 3, then find the value of a and b. हमें polynomial क्या गिवन है, px इक्वल टू x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 6 हमें गिवन है। कह रहा है कि x माइनस 2 क्या है, इसका फैक्टर है। x माइनस 2 अगर इसका फैक्टर है तो ये इसको क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर 0 होता है, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 में पुट कर दूंगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जहां जहां पॉलिनोमियल में x लिखा है वहां वहां मैं 2 रिप्लेस कर दूंगा, तो p ऑफ 2 इक्वल टू 2³ माइनस a इंटू 2² प्लस b इंटू 2 प्लस 6 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 6 हो गया, तो 14 माइनस 4a प्लस 2b, रिमाइंडर 0 था, मतलब p ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। अब मैं इक्वल टू किधर 14 को लेके आऊंगा, तो -14 इक्वल टू -4a प्लस 2b, मैं दोनों साइड क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो -7 इक्वल टू -2a प्लस b हो गया। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और अब क्या कह रहा है कि अगर इसमें पॉलिनोमियल को x माइनस 3 से डिवाइड कर देता हूं तो रिमाइंडर मेरा क्या आ रहा है, रिमाइंडर मेरा 3 आ रहा है, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मतलब पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां मैं 3 लिखूंगा, तो p ऑफ 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3³ प्लस a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 6 हो गया। अब रिमाइंडर हमारा क्या है, 3 है, तो मतलब p ऑफ 3 की जगह मैं क्या रखूंगा, 3 इक्वल टू 27 प्लस 9a प्लस 3b प्लस 6 हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो 3 इक्वल टू 33 प्लस 9a प्लस
3b हो गया, 3 माइनस 33 इक्वल टू 9a प्लस 3b, माइनस 30 इक्वल टू 9a प्लस 3b, 3 से मैं दोनों साइड डिवाइड कर दूंगा तो माइनस 10 इक्वल टू 3a प्लस b हो गया। ये आपका आ गया सेकेंड इक्वेशन। देखो एक चीज और, हम यहाँ पे गलती एक चीज ये कर रहे हैं कि यहाँ पे देखो प्लस है, तो यहाँ पे हर जगह क्या है, प्लस 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 प्लस। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में से क्या करना है, सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो माइनस 7a प्लस 2a प्लस b हो गया। सेकंड इक्वेशन क्या है, माइनस 10 इक्वल टू 3a प्लस b हो गया। सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना, मतलब साइन चेंज करनी होगी। ये क्या हो गया, प्लस, ये माइनस, ये भी माइनस, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, प्लस 2a माइनस 3a, फिर क्या हो जाएगा, माइनस है, यहाँ पे -7 प्लस 10 प्लस 3 हो गया। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगा यहाँ से। अब किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर देनी है। तो मैं सपोज सेकंड इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूँ, तो -10 इक्वल टू 3 इंटू -3 प्लस b हो गया, -10 इक्वल टू -9 प्लस b हो गया, तो -10 प्लस 9 इक्वल टू b हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी यहाँ पे। Draw the graph of equation 5x plus 3y equal to 4 and check whether x equal to 2 and y equal to 5, x equal to -1, y equal to 3 are solution। हमको क्या गिवन है, 5x plus 3y equal to 4, तो 3y equal to 4 minus 5x, तो y equal to 4 minus 5x upon 3। सपोज अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, y इक्वल टू 4 माइनस 5 इंटू 2 अपॉन 3, 4 माइनस 10 अपॉन 3, माइनस 6 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू -2। अगर मैं x की वैल्यू 2 ले रहा हूँ तो y क्या आ रहा है मेरा, -2 आ जा रहा है। अगर मैं x की वैल्यू 5 ले रहा हूँ तो फिर देखता हूँ मेरा y क्या आता है, y इक्वल टू 4 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 3, 4 minus 25 upon 3 which is equal to -21 upon 3, 3 7 या 21 which is equal to -7। अगर मैं x की वैल्यू सपोज -1 ले रहा हूँ, ठीक है, y इक्वल टू 4 minus 5 into -1 upon 3 which is equal to 4 plus 5 upon 3, 9 upon 3 जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो मेरे पॉइंट्स क्या क्या हुए, पहला पॉइंट देखो ध्यान से, x की वैल्यू 2 है तो y कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। x की वैल्यू 5 है तो y क्या आ रहा है, -7 आ रहा है। x की वैल्यू -1 है तो y कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब इसको मैं क्या करूंगा, एक ग्राफ पे प्लॉट कर दूंगा। उससे पहले मैं एक बॉक्स में इन सारी चीज को लिख देता हूँ। ये देखो मैंने सारे पॉइंट्स को लिख दिया, x की वैल्यू -1 है तो y 3 आ रहा है, x की वैल्यू 2 है तो y -2 आ रहा है, x की वैल्यू 5 है तो y -7 आ रहा है। x की वैल्यू आप अपने से एज्यूम करते हैं, y की वैल्यू आते जाती है। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इसे हमें ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। x की वैल्यू -1 तो y कितना है, 3 है, तो ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 2 है तो y भी कितना है, -2, x की वैल्यू ये 2 है और y की वैल्यू -2, तो ये वाला पॉइंट आ गया। फिर क्या कह रहा है, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू 5 इधर रही, y की वैल्यू -7 इधर रही, तो ये पॉइंट आ जा रहा है आपका। और इसको, इन सारे पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन मुझे दिख रही है। इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करने पे एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। अब ये पूछ रहा है कि अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं तो क्या y 5 आता है। x की वैल्यू मैंने 2 रखा तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है, मतलब कि ये सॉल्यूशन नहीं है। ये कह रहा है कि अगर मैं x की वैल्यू -1 रखता हूं तो क्या y 3 आ रहा है। हाँ, x की वैल्यू -1 रखता हूं तो y 3 आ रहा है, मतलब ये क्या है, सॉल्यूशन है। इन अ क्लास नंबर ऑफ गर्ल्स इज x and that of boy is y. Also, the number of girls is 10 more than the number of boys. Write the given data in the form of linear equation in two variable. Also represented graphically. Find graphically the number of girls if the number of boys is 20. तो हमें इक्वेशन बनानी है। तो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 10 मोर देन द बॉयज। अगर मैं गर्ल्स को x मान ले रहा हूं, सपोज गर्ल्स बी
एक्स, लेट एंड बॉयज बी वाई। तो क्या कह रहा है, गर्ल्स इज, तो गर्ल्स एक्स है, इसका मतलब इक्वल टू होता है 10 मोर देन, मीन्स 10 प्लस नंबर ऑफ बॉयज क्या, वाई, तो 10 प्लस वाई हो गया। वाई को इधर लेके आऊंगा तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। सपोज मैंने एक्स की वैल्यू क्या रख दी, सपोज एक्स इक्वल टू 10, एक्स की वैल्यू मैंने 10 रख दिया, तो 10 माइनस वाई इक्वल टू 10 हो गया, तो माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 10, तो माइनस वाई इक्वल टू 0, तो वाई की वैल्यू क्या आ जा रही है, 0 आ जा रही है। अगर मैं सपोज यही x की वैल्यू मैं 0 रख देता हूँ, अगर x की वैल्यू मैं 0 रख देता हूँ, तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो माइनस वाई इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस 10 आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 5 रख दे रहा हूँ, x की वैल्यू 5, तो 5 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 5, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू सपोज 15 मान लेता हूँ, x की वैल्यू 15, तो 15 माइनस वाई इक्वल टू 10, माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 15, क्योंकि ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू सपोज 20 ले लेता हूँ, x की वैल्यू 20, तो 20 माइनस वाई इक्वल टू 10, माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 20, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गया। तो मेरे पास पॉइंट्स क्या क्या हुए, जब मैंने x को 10 लिया तो y कितना आया, 0 आया। जब मैंने x को 0 लिया तो y कितना है, माइनस 10 आया। जब मैंने x को 5 लिया तो y कितना है, माइनस 5 आया। जब मैंने x को 15 लिया तो y कितना आया, 5 आया। जब मैंने x को 20 लिया तो y कितना आया, 10 आया। तो ये पूछ रहा है यहाँ पे, फाइंड द फाइंड ग्राफिकली द नंबर ऑफ गर्ल्स इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 20। अगर मैं बॉयज को 20 ले रहा हूँ, मतलब y को अगर मैं 20 ले रहा हूँ, y इक्वल टू 20 लिया, तो गर्ल्स कितने होंगे, तो x इक्वल टू 10 प्लस वाई होता है, ठीक है। तो x इक्वल टू 10 प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20, तो x इक्वल टू 30। x किसको रिप्रेजेंट करता है, गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो गर्ल्स कितनी हो गई, 30। अगर बॉयज 20 है तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 30 हो जाएंगे। अब इन सारे डाटास को मुझे क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देना। मैंने ये किसे टेबल में अरेंज कर दिया, ठीक है। अब मुझे ग्राफ में अरेंज करना है। मैंने क्या किया, इसको प्लॉट कर दिया। जब x 0 है तो y कितना है, -10। x 0 है तो y कितना है, -10 यहाँ पे। जब x 10 है तो y कितना है, 0। जब x 10 है तो y कितना है, 0। ये पॉइंट हो गया। जब x 5 है तो y कितना है, -5। जब x 5 है तो y कितना है, -5। तो ये पॉइंट आ गया। तो ऐसे सारे पॉइंट्स को मैंने इस ग्राफ पे ड्रॉ कर दिया और इसको एक लाइन से ज्वाइन कर दिया। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो ये मुझे एक डाटा गिवन है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ डाटा को। तो 10, 10, 10, 10, 10 कितनी बार है, 4 टाइम्स। 15 कितनी बार है, 3 टाइम्स। तो 15, 15, 15, कॉमा 18, 20, 20, 21, 25। इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अभी कितने ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज इक्वल टू 12, और इसको मैं स्मॉल n से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। अब मीन हमें निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये जितने भी ऑब्जर्वेशन है इनका सम, मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 25। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आप देखोगे कि 189 आ रहा है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन थे, अभी मैंने काउंट किया 12 थे। जब इसको मैं डिवाइड करूंगा, 12 की टेबल अगर याद होगी तो आपको पता चल जाएगा, 15 टाइम्स में जा रहा है, 15.75। तो मीन आपका आ गया 15.75। मीडियन की बात करते हैं।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? इवन है, तो इवन के लिए अलग फॉर्मूला होता था, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन को ऐड करके मुझे क्या करना रहता था, 2 से डिवाइड कर देना रहता था। तो n की वैल्यू कितनी है? 12 है। 12/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 12/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। तो ये 2 6 12 होता है, 2 6 12 होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 6 प्लस 1 7th ऑब्जर्वेशन। इन दोनों को ऐड करके क्या करना रहता था? 2 से डिवाइड करना रहता, इन दोनों को ऐड करके क्या करना रहता था? 2 से डिवाइड करना रहता था। तो 6th ऑब्जर्वेशन क्या है? 1 2 3 4 5 6। 6th ऑब्जर्वेशन मेरी 15th है, और 7th ऑब्जर्वेशन भी क्या है? 15 है। तो 15 प्लस 15 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, मीन्स 30 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा? 15 आंसर आ जाएगा। मीडियन क्या हो गया? 15। मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी रिपीट करती है वो क्या होती है? मोड होती है। तो 1 2 3 4 10 कितनी बार रिपीट कर रहा है? 4 बार। तो मोड क्या हो गया? 10 हो गया। 50 student of class 9th plan to visit an old home and to spend the whole day with their inmates. Each one prepared a cylindrical flower base using cardboard to gift the inmates. The radius of cylindrical flower base is 4.2 centimeter and the height is 11.2 centimeter. What is the amount spent for purchasing the cardboard at the rate of 20 rupees per 100 meter square? कार्डबोर्ड को परचेज किया जा रहा है 20 रुपीज फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को परचेज करने के लिए कितने रुपीज लग रहे हैं? 20 रुपीज लग रहे हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को परचेज करने के लिए कितने रुपीज लगेंगे? 20 रुपीज लगेंगे। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को परचेज करने के लिए कितने रुपीज लगेंगे? तो 20/100 रुपीज लगेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को परचेज करने के लिए। सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर का सरफेस एरिया कैसे निकलता है? सपोज ये सिलेंडर है, सिलेंडर का सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? सिलेंडर के पास क्या एक बेस है और एक कर्व सरफेस एरिया, मींस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πr(h) होता है, प्लस बेस एरिया क्या होता है? πr² होता है। तो क्वेश्चन में आपको बेस कितना गिवन है? 4.2 गिवन है, और हाइट कितना गिवन है? 11.2। हाइट इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना गिवन है? 4.2 सेंटीमीटर। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है आपका? रेडियस 4.2। एच कितना है आपका? इंटू 11.2 प्लस पाई 22/7। आर कितना है? 4.2 का होल स्क्वायर है। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 351.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मुझे डायरेक्ट आंसर इस वजह से पता चल गया क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को बहुत पहले लगाया हुआ था, तो मुझे ऑलरेडी इसका आंसर याद हो गया था प्रैक्टिस के थ्रू। ये तो एक फ्लावर पॉट का है, और ऐसे कितने स्टूडेंट थे? 50 स्टूडेंट थे, तो 50 पॉट बन रहे हैं सिलेंड्रिकल फ्लावर बेस के। तो हम टोटल एरिया कैसे निकलेगा? टोटल एरिया क्या होगा? मुझे इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, 50 इंटू 351.12, तो आ जाएगा 17556 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम कितना है? 20/100। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 17556 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 17556 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जगह क्या मैं लिख सकता हूँ? 20/100। ये 21 से 20, 25 से 100, मतलब 17556 को मुझे 5 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 351120 रुपीज। मतलब इतना रुपीज आपको देना पड़ेगा कार्डबोर्ड खरीदने के लिए।